Hello everyone. Today we will discuss about cursors. तो कर्सर एक ऑरेकल का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? और कर्सर बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इनफैक्ट हम यूज़ नहीं करते, इट इज़ यूज्ड बाय ऑरेकल इटसेल्फ. Like here I have mentioned, Oracle engine uses a work area for its internal processing. तो Oracle क्या करता है कि Oracle अपने इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए कुछ एरिया यूज़ करता है सो दैट इट कैन एग्जीक्यूट द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स. तो उस स्पेसिफिक एरिया को हम कर्सर बोलते हैं, राइट? तो इसको आप ऐसे समझ लें कि एक सपोज आपके पास एक टेबल है, सपोज जिसमें अराउंड 20 कॉलम्स हैं, राइट? सपोज मैं कह रहा हूँ इसमें 20 कॉलम्स हैं. तो अगर आपको सपोज आपने कोई सेलेक्ट क्वेरी लगाई और इसमें से 2-3 कॉलम्स पे आप काम करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप सेलेक्ट लगाते हैं ना कि सेलेक्ट कॉलम्स नेम दे दिए, कॉलम 1 से 3 से कॉलम 5 फ्रॉम, जो भी सिंटेक्स होता है, फ्रॉम टेबल से एम्प्लॉय, राइट? तो जैसे ही आपने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की तो क्या हुआ, ऑरेकल ने अपने इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए एक छोटा सा एरिया रिजर्व कर लिया और उस रिजर्व्ड एरिया में आपके पास ये कॉलम्स आ गए. कॉलम 1 आ गया, यहाँ पे कॉलम 2 आ गया और कॉलम 3 आ गया, राइट? तो ये 3 कॉलम की एक टेबल आपको कर्सर में मिल गया. तो ये एक यू कैन से कि एक इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए प्राइवेट एरिया होता है जहाँ पे ऑरेकल अपना एग्जीक्यूशन करता है. तो इस प्राइवेट एरिया को आप क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए आप, दिस वर्क एरिया इज प्राइवेट टू एसक्यूएल्स ऑपरेशन एंड इज कॉल्ड कर्सर. तो इसी प्राइवेट एरिया को जो ऑरेकल अपने इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं कर्सर. फाइन. और जो डेटा इसमें स्टोर हुआ, मैंने क्वेरी लगाई थी सेलेक्ट की, जिसमें से आउट ऑफ 20 कॉलम्स आई हैव फेच्ड 3 कॉलम इन द कर्सर, राइट? तो जो डेटा आया इसमें, तो 3 कॉलम्स का पूरा डेटा आ गया यहाँ पे. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो डेटा सेट यहाँ बना है इसको बोलते हैं हम एक्टिव डेटा सेट. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव डेटा सेट. और इस एरिया को क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट एरिया है उसको बोलते हैं कर्सर. ठीक है, तो जनरली ऑरेकल उतना एरिया रिजर्व करता है जितने उसको इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है. So you can name a cursor so that it could be referred into a program to fetch and process the rows returned by the SQL statement. तो ये जो प्राइवेट एरिया है आप इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट कि आप बाय नेम उसको यूज़ करें प्रोग्राम में, और वहाँ से आप इस कर्सर का जो भी नाम रखेंगे आप उस कर्सर से आप अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को फैच भी कर सकते हैं, वो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रोग्रामिंग की हेल्प से. एंड जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कर्सर की, तो ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स, राइट? एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर, एक होता है एक्सप्लिसिट कर्सर. ये मिस्टेकनली रिपीटेड हो गया है तो इसको इग्नोर करें. एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर और दूसरा कौन सा होता है? एक्सप्लिसिट कर्सर. नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्प्लिसिट कर्सर. तो देखिए, इम्प्लिसिट कर्सर एज द नेम सजेस्ट्स, इट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. इम्प्लिसिट मीन्स विच इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. तो जनरली आप जब भी जितना भी एसक्यूएल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट कर्सर्स विल बी देयर. आपको पता नहीं लग रहा बट वहाँ पे क्रिएट हो रहा. ठीक है, तो जब भी आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑरेकल क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटा को कर्सर में लेके आता है जितने पे भी आप काम करना चाहते हैं, राइट? एंड इस जो इम्प्लिसिट कर्सर्स होते हैं उस पर यूज़र का कंट्रोल नहीं होता, right? There is no control of users on implicit cursor. तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इम्प्लिसिट है, ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, तो इस पे यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, तो जब भी आप कोई DML या DDL जो भी कमांड्स लिखते हैं जिसमें कुछ डेटा, मेन डेटा सेट से कुछ डेटा उठ के आता है, वहाँ पे हमेशा एक इम्प्लिसिट कर्सर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है. लाइक जब भी आप इंसर्ट कमांड, अपडेट और डिलीट कमांड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा.
बट यहाँ पे क्योंकि कोई यूज़र का कंट्रोल नहीं है तो हम इसकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एट्रीब्यूट ऑफ दीज कर्सर्स. जब डेटा फैच होके आया कर्सर में तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो इम्प्लिसिट में भी यही सेट होता है जो यहाँ पे 4 सेट्स दिखा रहे हैं एट्रीब्यूट के, और एक्सप्लिसिट में भी यही होते हैं. तो हम बात करते हैं इन एट्रीब्यूट्स की. पहला होता है परसेंट फाउंड. तो परसेंट फाउंड जैसे कि नेम से हमें पता लग रहा है, कुछ फाउंड मीन्स अगर आपने कुछ क्वेरी लगाई, लाइक इंसर्ट लगाया, अपडेट लगाया या डिलीट लगाया, तो उससे जितने भी रोज अफेक्ट हुए, ठीक है, वो मतलब कुछ ना कुछ तो रोज को अफेक्ट करेंगे, और अफेक्ट होंगे तो इट मीन्स देयर इज समथिंग यू हैव फाउंड. तो इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी जब भी कुछ अफेक्ट होगा बाय योर these insert, update and delete command. अदरवाइज अगर कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ, आपने कोई ऐसी क्वेरी लगा दी जो डाटा मैच ही नहीं कर रहा आपकी टेबल से, राइट. आपकी क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट्स है, आपने डाटा फैच करने की कोशिश की 25th रोल नंबर की, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इन दैट केस इट विल रिटर्न फॉल्स. सो आई होप यू विल बी क्लियर. सिमिलरली नॉट फाउंड, इट लॉजिकली अपोजिट ऑफ फाउंड. It's logically opposite of found. It returns true if insert, update or delete statement affected no rows. अगर कोई रो आपकी अफेक्ट ही नहीं हो रही, तो लाइक जो मैंने अभी सिनेरियो बताया था कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, बट आप रिकॉर्ड फैच करना चाहते हो 25th रोल नंबर का, तो वो तो रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं. तो नॉट फाउंड उस केस में ट्रू होगा जब आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, राइट. Similarly, is open. It's basically used for explicit cursor. जो हम इसका एग्जैक्ट रोल देख पाएंगे वो एक्सप्लिसिट कर्सर में देख पाएंगे, क्योंकि जैसे अभी जस्ट बताया मैंने, इम्प्लिसिट कर्सर तो अपने आप मैनेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाते हैं. तो इज ओपन जो है ना, इट विल रिटेन फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर्स. ये ध्यान रखना आप, ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करेंगे किस केस में, इम्प्लिसिट कर्सर में. बट जब आप एक्सप्लिसिट कर्सर यूज करेंगे तो अगर आपका कर्सर अच्छे से क्रिएट हो गया है और वो ओपन हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट. तो इसका जो मेन पर्पज है वो एक्सप्लिसिट कर्सर में यूज, आपको इसका पता लगेगा. लास्ट है रो काउंट. रो काउंट हमें क्या रिटर्न करता है, इट्स रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय दीज कमांड्स. लाइक आपने इंसर्ट किया, अपडेट किया या डिलीट किया, तो उससे कितने रोज अफेक्ट हुए उसका काउंट रिटर्न करेगा. आपने कुछ भी लिखा कि सपोज मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ मैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं सपोज. तो सपोज आपकी क्लास में दिल्ली के 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, राइट. तो रोज अफेक्ट कितने हुए डिलीट कमांड से, 6. तो इसका जो आंसर आएगा 6 आएगा. सो दैट इज द पर्पज ऑफ रो काउंट. तो जब भी आप इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा. एसक्यूएल लिखना है, यू कैन से कि एसक्यूएल इज़ अ कीवर्ड, राइट. परसेंट लगा के इन एट्रीब्यूट जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जिसको भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं. लाइक मैंने लिखा एसक्यूएल परसेंट फाउंड, तो ये चेक करेगा कि वेदर देयर इज एनी रोज अफेक्टेड बाय द इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और नॉट, राइट. तो आप इस तरह से इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं. आगे देखेंगे इनका यूज़. सो लेट्स मूव टू सम एग्जाम्पल्स. सो सपोज यहाँ पे ये एक कस्टमर टेबल है, राइट. इसके 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं और ये वैल्यूज़ हैं सपोज, फाइन. अब आपको एक एसक्यूएल कोड लिखना है जो क्या करेगा, अपडेट द टेबल, ये मीन्स कस्टमर टेबल को अपडेट करेगा, एंड इंक्रीज द सैलरी ऑफ ईच कस्टमर बाय 500. तो सबकी सैलरी क्या करनी है, 500 से इंक्रीज करनी है, सबकी करनी है, ध्यान रखना, ठीक है. हम किसी पर्टिकुलर की नहीं कर रहे, तो हम सबकी कर रहे हैं इंक्रीज, ठीक है. तो और यूज़ क्या, किसका यूज़ दिखाना है, रो काउंट का. तो ऑब्वियसली जब सबकी करोगे तो रो काउंट का वैल्यू भी क्या आना चाहिए, जितने रिकॉर्ड्स हैं.
तो इसके लिए मैं एक छोटा सा कोड यहाँ पे देखो कैसे काम करना है। तो ये कोड के हेल्प से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब ये इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, दैट इज इम्प्लिसिट। और ये भी ध्यान रखना आप कि इम्प्लिसिट कर्सर्स हम वहाँ यूज़ करते हैं जब जनरली मुझे पूरी टेबल पे कुछ लॉजिक लगाना है, ऐड करना है, माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ सेलेक्टेड रोज पे काम नहीं करना। व्हेन आई हैव टू वर्क ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अ गिवन टेबल देन वी यूज इम्प्लिसिट कर्सर्स। फाइन। सो ना अब इस कोड को समझे। एक वेरिएबल लिया मैंने टोटल रोज के नाम से, ठीक है, उसकी विड्थ 2 रखी और इंटीजर टाइप का होगा वो। एंड ये बिगिन डिक्लेयर सेक्शन, आपको आई होप कि आप ये समझते होंगे, राइट। तो डिक्लेयर सेक्शन में जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कर्सर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। एक्सप्लिसिट कर्सर्स आप यहीं पे डिक्लेयर करेंगे। हमने क्या करना है, पूरी टेबल में सभी की सैलरी को 500 से इंक्रीज करना है। तो ये पोर्शन बड़ा सिंपल है, ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है, एसक्यूएल अपडेट लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। देन हमने कहा इफ एसक्यूएल पर्सन नोट फाउंड। अब आपको पता होना चाहिए नोट फाउंड क्या कर रहेगा, ये चेक कर रहा है कि अगर कोई रो अफेक्ट ही नहीं हुई तो आप ये लिख के एग्जिट कर जाओ, dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन नो कस्टमर सेलेक्टेड। फाइन। अगर टेबल में कोई रो फाउंड ही नहीं हुई, बट यहाँ पे हम पूरी टेबल पे लगा रहे हैं तो ये सिनेरियो आएगा ही नहीं, ये स्किप ही होगा हमेशा, राइट। तो हम एल्स इफ पार्ट पे जाएंगे, फिर हम लिख रहे हैं एसक्यूएल परसेंट फाउंड, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है। ट्रू आएगी तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा आपका, कौन सा, ये वाला, ये हमेशा आपका स्किप हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स आने वाला है आपका, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि पूरे टेबल पे काम कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू ट्रू आएगी तो ये एल्सिफ वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूशन में क्या किया हमने, जो टोटल रो एक वेरिएबल लिया था उसको हमने उसमें क्या फेच कर लिया, एसक्यूएल परसेंट रो काउंट की कितने रोज अफेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इस टेबल में 6 हैं तो एक तरह से 6 जाके टोटल रोज में स्टोर हो जाएगा। और इसी को सिंपली हमने प्रिंट कर दिया, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, ये आपको पता होगा, ये प्रिंटिंग के काम आता है। ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये पाइप सिंबल होता है कॉन्केटिनेशन के लिए, और ये एज इट इज टाइप हो जाएगा। तो ये देखो इसका आउटपुट 6 कस्टमर सेलेक्टेड, और सभी कस्टमर की सैलरी आपकी 500 से इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या इस कोड में क्या हुआ और कैसे हुआ। फाइन। नाउ वो जो एग्जाम्पल था पिछला लास्ट वाला, ये एग्जाम्पल है आपका इम्प्लिसिट कर्सर का। आप देखो मैंने कुछ ज़्यादा फाउंड, नोट फाउंड, ये सब यूज़ नहीं किए, सॉरी, इसमें जो अपना बाकी के एट्रीब्यूट्स थे लाइक रो काउंट यूज़ हुआ है, ओपन, और मेनली ये जो मैंने बताया था आपको कि ये एक्सप्लिसिट कर्सर में ही आपको देखने को मिलेगा, तो वो यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पूरी टेबल पे काम करना था और ऑटोमेटिक हुआ यहाँ पे, राइट। नाउ विल टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट कर्सर। अब एक्सप्लिसिट कर्सर आर प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर्स। इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे यूज़र का कंट्रोल होगा, ठीक है। जो भी कॉन्टेक्स्ट एरिया भी हम कर्सर को ही बोल रहे हैं, कर्सर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पॉइंटर। कर्सर किसको पॉइंट करता है, एक्टिव डेटा सेट को, और उसी को हम कॉन्टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं, राइट। तो ये एक्सप्लिसिट कर्सर्स जो होते हैं वो टोटली प्रोग्रामर डिफाइंड होते हैं। एन एक्सप्लिसिट कर्सर शुड बी डिफाइंड इन द डिक्लेरेशन सेक्शन। ये टेक्निकल पार्ट हो गया कि जब भी आप कर्सर डिफाइन करेंगे, कर्सर तो आपको जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहीं कर्सर डिफाइन किया जाता है, राइट। एंड इट इज़ क्रिएटेड ऑन सेलेक्ट स्टेटमेंट। इसको क्रिएट करने का क्या मेथड है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स दिया है कैसे क्रिएट किया जाता है। कर्सर कीवर्ड है, यहाँ पे आप कोई भी यूज़र डिफाइंड नाम दे, ठीक है। इस सेलेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होंगी, क्या क्या आपको कर्सर में चाहिए, लाइक इज सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, एड्रेस एटसेट्रा। अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका सिंटेक्स होता है कर्सर को क्रिएट करने का। अब जब भी आप कर्सर से डील करते हैं, पर्टिकुलरली एक्सप्लिसिट कर्सर से, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सॉरी, कर्सर डिक्लेयर करना है,
राइट। कर्सर को ओपन करना है, डिक्लेयर किया आपने, ओपन किया आपने, फिर ओपन करने के बाद कर्सर से डेटा फेच करेंगे एंड फिर फाइनली हम उसको क्लोज करेंगे। सो ये आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब आप एक्सप्लिसिट कर्सर से डील करते हैं। इम्प्लिसिट कर्सर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्लिसिट कर्सर्स। तो ये मैं बता चुका हूँ। डिक्लेयरिंग मीन्स डिक्लेयर करो कर्सर को, इज सेलेक्ट से इज सेलेक्ट, लाइक एग्जाम्पल देख लो, कर्सर कीवर्ड है, ये नेम है, आप अपने यूज़र डिफाइंड कुछ भी नाम रख सकते हो, बट ऐसा नाम रखें जो थोड़ा सा रेलेवेंट लगे, राइट। और क्या क्या सेलेक्ट किया कर्सर में, आईडी कर लिया, नेम कर लिया, एड्रेस कर लिया, फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल, राइट। ये दैट इज़ ओपनिंग ऑफ कर्सर। तो सिंपल हम इस तरह से ओपन करते हैं कर्सर को, ये कर्सर ओपन हो जाता है स्टेटमेंट से। फैचिंग द कर्सर, अब फैच इज़ ए कीवर्ड, कहाँ से, जो भी कर्सर का नेम है वहाँ से फैच करना है। किन वेरिएबल्स में करना है, दीज आर वेरिएबल्स, ध्यान रखना आप, ये वेरिएबल है जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कर्सर में जो भी वैल्यूज़ आई हैं उनको आप एक एक करके इन वेरिएबल में फैच कर सकते हो और उन पे काम कर सकते हो। एंड फाइनली एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी नीड टू क्लोज द कर्सर। सो क्लोज, और सिंपली क्या लिखना है आपको, कर्सर का नेम। सो these 4 steps will be followed in case of explicit cursor. Now let's see its example. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। टेबल वही है जो पीछे कस्टमर कस्टमर टेबल आपको शो किया गया था, वही टेबल यूज़ कर रहे हैं। अब हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जिनको यूज़ करेंगे, सी आई डी, सी नेम, सी एड्रेस। अब मैं अगर ये नहीं देखना चाहता कि इसका मुझे टाइप क्या रखना चाहिए, तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, आप उस टेबल को रेफ़र करो और डॉट उस कॉलम को रेफ़र करो। ये कॉलम नेम है इस कस्टमर टेबल का, तो ये जो वेरिएबल लिया है ना आपने, ये ऑटोमेटिकली इस आईडी टाइप का हो जाएगा। जो भी उसकी विड्थ थी, जो भी उसका टाइप था, ये ऑटोमेटिकली उसको अब फैच कर लेगा उसके टाइप को, ठीक है। सिमिलरली सी नेम किस टाइप का होना चाहिए, नेम टाइप का, कौन सी टेबल का नेम, कस्टमर टेबल का। सिमिलरली एड्रेस, राइट। तो ये मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। तो ये दैट इज़ योर वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट। एंड जैसे मैंने बताया कि कर्सर भी डिक्लेयर सेक्शन में ही होता है, तो ये जो सेक्शन है दैट इज कर्सर डिक्लेरेशन। कर्सर इज ए कीवर्ड, नेम दे दिया, ठीक है, सी कस्टमर, सी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए सी ले लिया कर्सर के लिए, और कस्टमर टेबल से बिलोंग करता है, तो इस तरह से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इज सेलेक्ट, क्या क्या सेलेक्ट करना है इस कर्सर के अंदर, आईडी, नेम, एड्रेस, कौन सी टेबल से, कस्टमर से। तो कस्टमर टेबल से ये 3 कॉलम्स फैच किया हमने कर्सर के अंदर, राइट। अब हम बिगिन सेक्शन लिख रहे हैं। बिगिन में जैसे सबसे पहला काम क्या करना है, ओपन करो कर्सर को, ओपन सी कस्टमर, ये नेम है कर्सर का, ओपन कर लिया इसको। अब यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक एक करके रिकॉर्ड पे काम करना है, तो ये लूप और ये एंड लूप, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अब देखो, फैच इज ए कीवर्ड, जैसे अभी बताया था, फैच करना है कर्सर से, ये कर्सर है आपका जो ऊपर जिसमें वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 3 कॉलम्स आ चुके हैं। कहाँ फैच करो, सी आई डी में, नेम में एंड सी एड्रेस में। तो इस कर्सर में भी एक तरह से आप इसको इमेजिन कर लें कि इसमें एक टेबल आई है जिसमें 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम एंड एड्रेस। तो एक टाइम पे सबसे पहले आईडी उठेगा यहाँ से और वो सी आई डी में जाके स्टोर हो जाएगा, और पहले ही रिकॉर्ड का नेम यहाँ स्टोर हो जाएगा सी नेम में और उसका एड्रेस सी एड्रेस में, राइट। एंड यहाँ लिख दिया हमने एग्जिट व्हेन सी कस्टमर पर्सन नोट फाउंड, ये कर्सर का नेम है। अब आप देखें यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट कर्सर यूज़ कर रहे हैं, तो एसक्यूएल की जगह आपने क्या लिखना है, कर्सर का नेम। तो जब भी आपके कर्सर में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, यानी आपके रिकॉर्ड कंप्लीट हो गए, अब कोई देयर इज़ नो मोर रिकॉर्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होते ही आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो सपोज उस टेबल में 6 रिकॉर्ड्स हैं, तो जैसे ही
आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे कर्सर में, तो ये ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो लूप फिर फर्दर नहीं चलेगा और आप सीधा बाहर आके क्लोज पे आ जाएंगे, इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। और जब तक रिकॉर्ड्स हैं तो इसकी वैल्यू फॉल्स मिलेगी आपको, फॉल्स मिलेगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अगर मैं उसी टेबल की रेफरेंस में बात करूं तो ये लूप 6 टाइम्स चलेगा। तो एक आईडी, उसका नेम एड्रेस, फिर सेकंड आईडी नेम एड्रेस एंड सो ऑन, ठीक है। और ये इस तरह से ये लूप की बॉडी है। और फाइनली जैसे बताया आपको, कर्सर को आपने क्लोज भी करना है क्योंकि आप एक्सप्लिसिट कर्सर से डील कर रहे हैं, राइट। तो इन दिस वे वी यूज एक्सप्लिसिट कर्सर। ये यहाँ पे इसका आउटपुट है, ये देखो, ये आईडी है, ये उसका नेम है, वो इसका एड्रेस है, सिमिलरली सेकंड का, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट कोड। तो आई होप कि आप थियोरेटिकली समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। मैं अब आपको साथ में ही इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि कर्सर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। मैंने कोड आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है, तो आई होप कि मैंने इसको नोटपैड में स्टोर कर लिया था। मुझे 1 मिनट देना, मैं चेक कर रहा हूँ। आई थिंक यस, दिस वन। ये मैंने नोटपैड में पहले इम्प्लिसिट वाले का एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, ठीक है। ये कोड है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ मैंने Oracle 10G ओपन किया हुआ उसका SQL प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे ये टेबल है, पहले आप टेबल का स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है। ये टेबल है, ये क्वेरी रन करोगे तो ये आउटपुट आएगा जो ऑलरेडी है यहाँ पे। सो दिस इज़ द आउटपुट, राइट। अब आप देखें यहाँ पे 1 2 3 4 आईडीज़ हैं, 4 नेम्स, 4 सैलरीज। आप सैलरी भी देख सकते हैं क्या क्या, मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले लिए, राइट। अब मैं पहले कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, राइट। ये एक तरह से आपका इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जाम्पल है, इम्प्लिसिट कर्सर, फाइन। कर्सर, ये आपका इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जाम्पल है। वही एग्जाम्पल है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब सबकी सैलरी आप नोट कर लें। अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा मैं, तो सबकी सैलरी 500 से बढ़ जानी चाहिए, राइट। बस मैं देख लेता हूँ कि टेबल का नेम EMP है, तो यहाँ पे EMP ही लिखा है ना, कोई और टेबल का नाम, राइट। ओके फाइन, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अगर कोई एरर होगी तो उसको हम यहाँ ठीक भी कर लेंगे। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको रन किया, एंड देखो कोई एरर नहीं था। नीचे आउट देखो आप, 4 कस्टमर सेलेक्टेड, 4 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। तो यानी 4 कस्टमर सेलेक्ट हुए, 4 के 4 रिकॉर्ड्स पे कुछ काम हुआ, सबकी सैलरी इंक्रीज हो गई, राइट। अब मैं दोबारा से इस टेबल को चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, फाइन। इसको हम रन कर लेते हैं। अब जिसकी सैलरी जो भी थी उससे 500 इंक्रीज होना चाहिए, राइट। ये देखिए आप, सबकी सैलरी बढ़ गई, ठीक है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कर्सर। अब मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लिसिट का भी कोड रन करके दिखा देता हूँ। एक्सप्लिसिट कर्सर, ओके। तो उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नोटपैड से उठा लेता हूँ। ये एक्सप्लिसिट का एग्जांपल है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, सेम वही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें जस्ट हम रीड कर रहे थे इस टेबल की वैल्यू। अब मैं देख लेता हूँ मैं क्या क्या रीड कर रहा हूँ। CID है, नेम है, सैलरी है, फाइन। अब कर्सर का नेम क्या रखना है मुझे, मेरे टेबल का नाम EMP है, तो मैं इसको ना EMP कर देता हूँ, फाइन, ओके। ये भी कर दिया। और चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट ID नेम सैलरी, यानी मैं सारी वैल्यूज़ उठा रहा हूँ। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो एक वैल्यू कम कर देते हैं हम यहाँ पे, हम सैलरी नहीं पिक करते, राइट।
अदरवाइज़ आपको लगेगा कि हमने तो पूरी की पूरी टेबल शो कर दी। मैं यहाँ से इस वेरिएबल को यूज़ ही नहीं कर रहा। फाइन। नाउ दो कर्सर में दो कॉलम फैच कर रहे हैं हम। ओपन किया हमने अब यहाँ पे ये वेरिएबल भी, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। दो ही कॉलम फैच किए थे, दो के दो यहाँ पे हम रीड करेंगे, एक CID में और एक CNAME में। जैसे ही रिकॉर्ड फिनिश हो तो एग्ज़िट हो जाना, अदरवाइज़ आप ये प्रिंट करते जाना। अब मेरे पास क्योंकि दो ही चीज़ें हैं प्रिंट कराने के लिए, तो ये तीसरी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। सो वी जस्ट वांट टू प्रिंट ID एंड नेम। लूप एंड हो गया, कर्सर क्लोज कर दिया, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कुछ एरर होगी तो यहाँ पे हम देख भी लेंगे। ओके ओके, लेट्स सी। यस, देयर आर सम एरर्स। कॉलम 11 में कुछ एरर शो कर रहा है। employee.name मस्ट बी डिक्लेयर्ड। कॉलम 11, ओके सॉरी, ये एम्प्लॉय टेबल का नाम गलत टाइप हुआ है, EMP है सिर्फ। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने फिर से रन किया। अभी भी कुछ एरर है लाइन नंबर 6 में। टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट विच CMP, ओके राइट। यहाँ पे ना हमने कुछ कर्सर क्रिएट करते वक्त हमने कस्टमर टेबल लिखा है, बट मैं तो EMP पे काम कर रहा हूँ, सो इसलिए एरर आया है। आई होप कि अब एरर नहीं आनी चाहिए, बट एनीवे आपको डिबगिंग भी इससे पता लग गई होगी किस तरह से आप डिबगिंग कर सकते हैं। ये हो गया रन। यस, अब नाउ सी द फाइनल आउटपुट। नीचे देखिए आप जहाँ पे मेरा कर्सर है। अब मुझे दो ही चीज़ फैच करानी थी, ID एंड नेम, और ये दोनों कहाँ से फैच किया मैंने? कर्सर से, राइट। तो हमने एक्सप्लिसिटली कंट्रोल किया यहाँ पे कर्सर को, राइट। हमने ओपन भी किया उसको, हमने उसको क्लोज भी किया। तो ये सब आप एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं कर्सर के साथ, राइट। तो अगर मैं ऊपर वाले प्रोग्राम में जैसे मैंने सबकी सैलरी बढ़ाई थी, मैं चाहता हूँ कि किसी एक की सैलरी बढ़े, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक नीचे टेबल दिख रही होगी आपको, अजय की सैलरी बढ़ा देते हैं 500 से, ठीक है। तो एक बार टेबल देख लो पहले कि अजय की सैलरी कितनी है। थोड़ा सा इफ़ कंडीशन भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। इम्प्लिसिट कर्सर में रन किया हमने, अजय की सैलरी है अभी 16,500, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ वेयर ID इज इक्वल टू अजय, ID इज़ 101, राइट। तो अब क्या होगा, अब सबकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, अब सिर्फ अजय की सैलरी बढ़ेगी। तो आपको थोड़ा और ये अलग से दिखे तो मैं इसकी सैलरी को 1000 से बढ़ाता हूँ। अब इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 17,500, राइट। तो अब ये इसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा प्रोग्राम, इसको सेलेक्ट किया, रन किया, 1 कस्टमर सेलेक्टेड। क्योंकि अब मैंने पूरी टेबल पे क्वेरी रन नहीं की, अब सिर्फ मैंने उस ID पे रन किया है जो इसका ID 101 है। सो एक ही रो अफेक्ट हुई है और एक रो अफेक्ट हुई है। तो अब आप देखो अजय की सैलरी, ये देखिए आप, सेकेंड रिकॉर्ड 17,500 हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने आपको इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट कर्सर का बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं। अब आप इसको फर्दर नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर नाउ, थैंक यू।